जद भी तू कोलो मेरे उठ के ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਈ ਜਿਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ भी नहीं आंदा धड़कन भी रुक रुक जांदी। तो मुझे म्यूजिक ने चुन लिया था बचपन में ही, तो आई वाज पार्ट ऑफ माय स्कूल choir। कभी टेलीविजन पे दिखाई नहीं दिया, मेरे रिजेक्शंस भी नहीं दिखाई दिए टेलीविजन पे, सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट। तो वो क्या प्रेशर था, मतलब ये नहीं लगा कि अगर बाई चांस ऑडियंस को मेरा गाना पसंद नहीं आया? सुबह उठ के मैं एक बार करके गला जरूर चेक करता, बिकॉज हमारे गुरुजी बोलते थे राग रसोई और पगड़ी ये कभी भी एक जैसी नहीं होती। मुंबई शिफ्ट होते ही पहला प्लेबैक मुझे मिल गया था, तो मैं कह सकता हूँ म्यूजिक ने मुझे चुना था। ये मुझे बहुत डराया गया था स्टूडियो में कि इस स्टूडियो में घोस्ट आते हैं, इस स्टूडियो में यहाँ पे बैठोगे तो भूत बैठ जाएगा। मन में इमोशन जागे, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? 8 घंटे गाते गाते इमोशन जाग ही जाते हैं। क्या उस टाइम पे कुछ ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था? तो तब तक ना कारवां था ना किसी की तलाश थी, देयर वाज होल जुनून फॉर द म्यूजिक एज वेल। वो रिटायरमेंट ले रहे हैं, फिर चाहे अरिजीत सिंह हो या फिर नेहा कक्कर हो, सब लोग ऐसा एक ब्रेक ले रहे हैं। क्योंकि म्यूजिशियन कभी रिटायर नहीं होते और अजीत साहब तो हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। माते बोलती हैं वो तुलसी पूजन डे है वाइफ बोलती है कि वो वैलेंटाइंस डे है। आई हैड टू प्लीज बोथ ऑफ देम। ऐसा क्यों है कि अमित मिश्रा अपने रिजेक्शंस को इतना ओपनली बात कर पा रहे हैं? जैसे वडाली साहब का एक शेर है कि जो परे बैठे हैं हम उन पे मरे बैठे हैं, पर जो उनको क्या पता कि उनके भी कोई परे बैठे हैं। बढ़िया पर्पल आप कह सकते हैं। बता देते हैं ना, ताकि आपके फैंस अगर कभी आपको कुछ गिफ्ट करेंगे तो ब्लैक कलर ध्यान में रखेंगे। तो मेरे एक भी ब्लैक टी शर्ट नहीं खरीद सकता अभी मैं, और ना ही ब्लैक जैकेट्स, बिकॉज मेरा पूरा वार्डरोब भी ब्लैक कलर से भरा हुआ है। मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। बेकी करा, बेकी करा। अक्सर कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे मन में इमोशंस जगा देते हैं। जी हाँ, जैसे कि मनमा इमोशन जागे। या अक्सर कुछ गाने ऐसे भी होते हैं जो शायद ब्रेकअप स्टोरीज की याद दिला देते हैं। पर इन्हीं सब गानों के बीच में आज उनसे मिलते हैं जिन्होंने इन गानों को फील करा था, जिन्होंने इन गानों को लिखा था और हम तक लेकर आए थे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अमित मिश्रा की। लखनऊ से उठा एक लड़का जिसने एक तरीके से देखा जाए कि पूरे इंडिया को अपने गानों का दीवाना बना दिया था। सीधे रुख करते हैं उनसे और जानेंगे कि ये जर्नी की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे एक छोटा सा नन्हा सा लड़का बड़ा होकर दुनिया की या कहूँ इंडिया की धड़कन में बस गया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं अमित जी आपका पंजाब केसरी राजस्थान में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे कि जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च करा, मुझे पता चला कि आपने बीकॉम किया था। तो एक जो लड़का जो सीए करने जा रहा था, जिसके घर वाले ही सोच रहे थे कि मिश्रा जी का बेटा अकाउंटेंट बनेगा, सीए बनेगा, उसने सिंगिंग एक कम्प्लीटली डिफरेंट मैं कह सकती हूँ प्लेटफॉर्म चूज करा, एक कम्प्लीटली डिफरेंट एरिया चूज करा। तो ये सब कुछ कैसे हुआ? मैं एक लेखक नहीं हूँ, मैं एक सिंगर हूँ। आई एम अ वोकलिस्ट। एंड मैंने जो आपने प्रश्न किया सबसे पहले कि माता पिता चाहते थे कि मैं बचपन से म्यूजिक में था। आप कह सकते हैं मुझे म्यूजिक ने चुन लिया था बचपन में ही, तो आई वाज पार्ट ऑफ माय स्कूल choir। असेंबली में, प्रेयर्स में रहता था, इंस्ट्रूमेंट सीखता था। एंड एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था हमारे यहाँ म्यूजिक, तो उसमें म्यूजिक को मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने चिन्हित किया था, जिसकी वजह से मुझे म्यूजिक सीखने को मिलता रहा, स्कूल टाइम से ही मिलता रहा। एंड बीकॉम एक्चुअली ग्रेजुएशन करते टाइम मुझे अलाउ किया माता पिता ने कि मैं भातखंडी यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूजिक ज्वाइन करूं वोकल ट्रेनिंग के लिए। उसके पहले मैं स्कूल में श्री राजू दास सर एंड श्री रेणु शर्मा मैम से मैं ऑलरेडी सीख रहा था स्कूल में। दो इट वाज उपशास्त्रीय संगीत सिखाते थे वो मुझे वहाँ पे, क्योंकि ऑफ कोर्स एक क्लासिकल की जगह पे सुगम संगीत का ऑप्शन था हमारे यहाँ पे पढ़ाई में। एंड उसके अलावा जैसा आपने बहुत अच्छे से व्याख्या की कि हाँ बीकॉम मैंने स्टडी किया एंड माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ सीए। दे वर नेवर वांटेड एनीथिंग इन टर्म्स ऑफ करियर, बस वो मुझसे पूछते थे कि कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हो और क्या पढ़ाई कर रहे हो आगे। एंड इफ दे सी दैट कॉन्फिडेंस इन मी, वो हमेशा हाँ कहते देते उसके लिए। और हाँ, सपोर्ट उनसे ज्यादा आई गेस महादेव का ही सपोर्ट रहा होगा, अगर होगा भी तो माता पिता ने प्रॉपरली अच्छे से ट्रेनिंग करवाई। एंड म्यूजिक के बाद में फिर एक रियलिटी शो था आइडिया रॉक्स, जिसके लिए आइडिया रॉक्स इंडिया, उसमें मैंने टीम के साथ पार्ट लिया। और
लेटर जर्नी स्टार्ट हो गया था उसके पश्चात। अक्सर देखने को ये चीज़ मिली है कि जितने भी बड़े-बड़े सिंगर्स हैं, उन्होंने कोई ना कोई प्लेटफ़ॉर्म चूज़ किया था। फिर वो चाहे इंडियन आइडल हो, चाहे सारेगामापा हो, ऐसे जो भी एक तरीके से जो म्यूज़िक वाले शोज़ थे, वो चूज़ करे। पर अमित मिश्रा ने ऐसा कुछ भी चूज़ नहीं करा। स्टिल वो करियर में एक बूम मिला। तो वो सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ? पायल जी, मेरी जो थ्रू माई अपब्रिंगिंग और म्यूजिक से जब मैं पहली बार जुड़ा एज एन ट्रेनिंग पर्पज से, जब मुझे ऑप्शन मिला, उस समय हम लोग सुगम संगीत की ज्यादा बात करते थे। तो मेरे पास एक्चुअली कमर्शियल गानों से ज्यादा मुझे ठुमरी सिखाई जाती थी, दादरा गजलों में ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। आप कह सकते हैं नॉन फिल्मी सिलेक्शन बहुत ज्यादा वहां पे, क्योंकि लखनऊ में उसका चलन भी उतना ही था। तो आप कह सकते हैं कि रियलिटी शोज के लिए कमर्शियल एंगल पे मैं उतना रेडी नहीं था, शायद से यही रीजन था कि मैं किसी भी रियलिटी शो का, आई ट्राइड मेनी टाइम्स, बट आप कह सकते हो मैं इनिशियल पहला स्टेज भी नहीं क्रॉस कर पाता था, इसलिए मैं कभी टेलीविजन पे दिखाई नहीं दिया। मेरे रिजेक्शंस भी नहीं दिखाई दिए टेलीविजन पे, सो आई एम वेरी ग्लैड अबाउट इट, बिकॉज मेरे सॉन्ग सिलेक्शंस को मैं उस समय मानूंगा, क्योंकि मैं ऐसा, अब मुझे थोड़ा सा रियलाइज होता है कि मेरे सॉन्ग सिलेक्शंस जो रहते थे वो शायद से उतने कमर्शियल उस समय नहीं रहते थे। वो ज्यादातर ठुमरी या फोक म्यूजिक मुझे पसंद था। हर स्टेट का फोक म्यूजिक सुनना, समझना, सीखना। उसके अलावा शास्त्रीय संगीत जो अभी भी हम सीख रहे हैं, शायद से जिंदगी में सीखेंगे और अगले जन्म में भी सीख रहे होंगे। तो शास्त्रीय संगीत साथ में ट्रेनिंग चलती रही उसकी, एंड दैट वाज इक्वली इम्पोर्टेंट। बट मेजरली मैं सुगम संगीत की कॉम्पिटिशंस करता था। माता पिता थोड़ा सा इस बात में प्रश्न लगा के रखते थे कि हमेशा आई कांट गो टू परफॉर्म एंड रेस्ट ऑफ द थिंग इज, इसीलिए मैं थोड़ा रॉक बैंड फ्रेटर्निटीज या बैंड फ्रेटर्निटीज में ज्यादा बड़ा हुआ, उनके साथ ज्यादा मेलजोल रहा। इसीलिए आज भी हम लोग एज एन एम लाइव प्रोजेक्ट पे एम लाइव टीम बोलते हैं। इट इज नेवर अमित मिश्रा, बिकॉज इट जस्ट द इनिशियल ऑफ द कमर्शियल थिंग। और तो मुझे उतना, आई गेस, कॉम्पिटिशंस में सुगम संगीत हो गया, मैं उसको हमेशा से लेता था, पार्टिसिपेट करता था, या फिर फिल्मी संगीत में भी करता था, ऑफ कोर्स, क्योंकि ए टू जी इट्स बॉलीवुड इटसेल्फ, जो कि मेजर कमर्शियल इंडस्ट्री है। और yeah, so the journey was like this. It's quite it was quite fun, but it was quite simple that way. जब आपको पहली बार पता चला कि अब आप बॉलीवुड के लिए सिंग करने वाले हैं, आपकी वॉइस वहाँ जाने वाली है, तो वो क्या प्रेशर था? मतलब ये नहीं लगा कि अगर बाई चांस ऑडियंस को मेरा गाना पसंद नहीं आया या शायद मेरी ग्रोथ यहाँ रुक जाए, तो वो सारे थॉट प्रोसेस और सारा पर्सपेक्टिव रहा होगा उस समय भी? जी, एक्चुअली हर सुबह उठ के मैं एक बार करके गला जरूर चेक करता कि आज गले की तासीर क्या बोल रही है, बिकॉज हमारे गुरुजी बोलते थे राग रसोई और पगड़ी ये कभी भी एक जैसी नहीं होती है। तो फर्स्टली आपने जैसा बोला कि ग्रोथ रुकना, मेरे लिए आई गेस सिंगिंग को बेहतर रखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम जब मैं गया प्लेबैक करने, तो दैट वाज, मुझे याद है कि दैट वाज चिरंतन भट्ट सर सॉन्ग। और उस मूवी में ऑलरेडी मेरे एक, ऑफ कोर्स, सीनियर लेखक, जैसा आपने बोला, प्लीज उनका भी इंटरव्यू कभी आप जरूर लें, मिस्टर शकील आजमी सर, जो कि मेरे पापा के पैतृक स्थान से हैं, और आई गेस आजमगढ़ से। और उन्होंने आई गेस चिरंतन सर को कभी मेरा नाम सजेस्ट किया होगा, तो चिरंतन भट्ट सर, जिन्होंने 1920 इविल रिटर्न्स का गाने पूरी एल्बम कंपोज की थी, उन्होंने मुझे स्टूडियो सेशन के लिए बुलाया। एंड मैं वहां पे गया। एंड उसके पहले बहुत रिजेक्शंस देख चुका था ऑलरेडी। पर उसके पहले एक एक मेरा अनऑफिशियली, आप कह सकते हैं, फिर ऑफिशियल बोल सकते हैं, जो कुणाल गांजावाला सर ने गाना गाया था, वो सोनिए दिल तेरे बिन लगदा नहीं सोनिए, दैट वो जैकी श्रॉफ सर स्टारिंग मूवी, उसमें मैंने अनप्लग्ड गाया था। और उसके पहले ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे रिजेक्शंस मिल चुके थे। तो मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी कि मैं स्टूडियो जाऊं और मैं रिजेक्ट हो जाऊं। तो मैं स्टूडियो गया और मैंने वॉइस डब की, एंड रात में वॉइस डब की, और अगले दिन उसका स्टूडियो सेशन फाइनल कर दिया विक्रम भट्ट सर ने। एंड मुझे उसके अगले दिन स्टूडियो पहुंचना पड़ा। आई गेस वो मेरा पहले साल मुंबई शिफ्ट होते ही पहला प्लेबैक मुझे मिल गया था। तो मैं कह सकता हूँ म्यूजिक ने मुझे चुना था, आई गेस, या बॉलीवुड ने मुझे चुन लिया था। एंड गाने का नाम था मजबूर तू भी कहीं। और I guess Aftab Shiddasani sir was, yeah, I'm not, I guess Aftab Shiddasani sir was the lead, and Twinkle ji, I guess, lead actress thing, and Vikram Bhatt sir ने direct की थी movie. So that was my first playback, and I was sure about it, क्योंकि वो गाना रात में हमने डब किया था। और मुझे अभी याद है हमारे साउंड इंजीनियर सर विनोद भैया भी वहाँ पे थे, जो कि he's a renowned music producer and engineer. He worked with a lot of people, big names like Honey Singh sir and everyone. तो ही वॉज ऑल्सो देयर एट द स्टूडियो। हाँ, उसकी एक याद है जो कि शायद मैं बताना चाहूंगा, कि मुझे बहुत डराया गया था स्टूडियो में, कि इस स्टूडियो में घोस्ट आते हैं, इस स्टूडियो में यहाँ पे बैठोगे तो भूत बैठ जाएगा। उधर फिर वॉचमैन को बुला के मुझे डराया गया, सो दैट क्योंकि इविल रिटर्न्स का गाना था, तो मेरे साथ प्रैंक भी किया सब लोगों ने। और जब मैं बहुत डर गया और नहीं गा पा रहा था, तो मैंने समोसा और चाय के लिए ब्रेक लिया था वहां पे, बिकॉज मुझे 1 साल हुए थे, तो मैं चाय बहुत पीता था लखनऊ में भी, वाइल माय ट्रेनिंग सेशंस एंड एवरीथिंग।
सो या दैट वाज द फर्स्ट सॉन्ग जिसका एक बहुत ही अच्छी सी याद हमेशा रहेगी। अक्सर ये देखा जाता है कि जो बॉलीवुड मूवीज फेमस होती हैं या जिनका क्रेज रहता है उनके गाने इवेंचुअली लोग सुनते हैं बहुत ज़्यादा। पर कई गाने कुछ ऐसे हटकर होते हैं जिन्हें लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि बिकॉज वो उन्हें फील कर पाते हैं। शायद जो सिंगर होता है वो भी उस गाने को इवेंचुअली उतना ही फील करता है। बहुत पॉपुलर गाने हैं आपके कि मन में इमोशन जागे, तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है? क्या सच में इमोशंस जाग गए थे कहीं पर? जी, 8 घंटे गाते-गाते इमोशन जाग ही जाते हैं क्योंकि हमारा सेशन शुरू हुआ था। आई रिमेंबर कौशिक दा स्टूडियो में थे, प्रीतम दा थे। प्रीतम दा ने मुझे ब्रीफ किया गाने के लिए एंड मैं प्रेफरेबली रात पसंद करता हूँ स्टूडियो के लिए क्योंकि फ़ोन्स वगैरह थोड़े सबके रिप्लाई करना उतना बर्डन नहीं रहता है जो कि कॉर्पोरेट का रहता है हमारे ऊपर। तो अ, हमने 12 बजे टेक लेना शुरू किया। दा ने बोला एक काम करता हूँ तुम लोग करके सबमिट कर देना टेक्स। और मैंने वीडियो नहीं देखा था, दा ने कमांड किया था और उस समय भी मतलब इट वाज लाइक अ गुड इक्वेशन टीम के साथ रहती थी। और मैंने मॉर्निंग आई गेस 3-4 बजे मुझे याद है जब मैंने बोला कि मुझे बन मस्का खाना है और चाय पीनी है क्योंकि नाउ आई एम फीलिंग हंग्री अबाउट इट एंड आई डोंट नो व्हाट टू ईट राइट नाउ। तो फिर मेरे लिए स्पेशल चाय और बन मस्का मिलता है उशीगरा में, वहां से मंगाया गया दा के स्टूडियो एंड फिर हमने सुबह तक आई गेस 8 बजे तक गाया एंड दा स्टूडियो आए 8 बजे। प्रीतम दा मन माय इमोशन सुना उन्होंने एंड मैं ऑनेस्टली बोलूं उस दिन मैं नर्वस था बिकॉज वो गाना बहुत ही फेवरेट प्रोग्रामिंग अरेंजमेंट के साथ प्रेजेंट किया गया था मेरे, जो मुझे जो एसेंस पसंद रहते हैं यूजली सुनने में। एंड दा का रिएक्शन वाज लाइक कि ठीक गाया, इट्स ओके, बट पता चलता है अगले दिन कि वो वीडियो शूट के लिए गया एंड डेविड धवन साहब का कॉल आया एंड देन उन्होंने बोला मिलना है वाजिद सर के थ्रू। फिर हम लोग वाजिद सर का गाना डब करने के लिए मिले, सुनो गणपति बप्पा मोरया। एंड मुझे याद है गणपति बप्पा मोरया के पहले वाजिद सर ने बोला था आज टाइम पे स्टूडियो आना प्लीज क्योंकि डेविड सर आ रहे हैं तो आई वाज लाइक ओके। देन वो तीसरा सेशन था एंड डेविड सर ने बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया था मुझे कि दैट एनर्जी कम अप विद द सॉन्ग वैसा ही एनर्जी का बैलेंस होता है इन द वीडियो विद वरुण सर बिकॉज इज अ वेरी गुड डांसर। तो जिस प्रोजेक्शन से आप गाते हो वो मतलब वो काफी हद तक मैच होता है स्क्रीन पे उनसे। सो आई एम रियली हैप्पी दैट यू हैव सung फॉर हिम। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं कि जर्नी बढ़ती जा रही थी एंड एवरी सॉन्ग हैज देयर ओन स्टोरी एक्चुअली। तो व्हाट अबाउट बुलिया की क्या स्टोरी थी? क्या उस टाइम पे कुछ ब्रेकअप वाला सीन चल रहा था या कहीं कुछ ऐसा तार डिस्कनेक्ट हो रहे थे? जी एक्चुअली बुलिया वाज मोर ऑफ अ जुनून, इट वाजंट अ ब्रेकअप एट ऑल फॉर मी। क्योंकि जैसे आजकल मैं शाश्वत सचदेव सर का नाम जरूर लेना चाहूंगा क्योंकि आई गेस आई एम ऑब्सेस्ड विद हिज न्यू एल्बम। उसमें गाना है ना तो कारवां की तलाश है जो कि मेरे पर्सनल मैनेजर सर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सुनाया, उसके बाद मैं बहुत सुनता हूँ। तो तब तक ना कारवां था ना किसी की तलाश थी, देयर वाज होल जुनून फॉर द म्यूजिक एज वेल। तो हम लोगों ने एक बहुत ही अच्छा सा दा ने मुझे स्टूडियो के सेशन के लिए उनकी टीम ने कॉल किया, दा से मैं मिला, डिस्कशन हुआ, स्केल्स पे डिस्कशन हुआ एंड कॉम्पोजिशन के मुखड़े पे हुआ। देन मैंने मुखड़ा रिकॉर्ड किया एंड बहुत फनी सी चीज है कि दा के गाने ऑलरेडी बहुत हाई पिच होते हैं एंड जुनून इतना ज्यादा था कि मैंने उनसे बोला था एक सेमीटोन और ऊपर कर सकते हैं हम लोग गाना। दा वाज लाइक आउटरो निभा पाओगे? मैंने बोला हाँ दा प्रयास करूंगा। तो हमने पहले केवल मुखड़ा डब किया एंड देन उसके बाद दाने सुना एंड देन लेटर आफ्टर 2 months आई हैड टू रिकॉर्ड अगेन। आई रिकॉर्डेड द मुखड़ा एंड देन फर्स्ट वर्स देन सेकंड वर्स। फिर उसके बाद मैंने दा से रिक्वेस्ट किया था मुझे एक और बार रिकॉर्ड करना है, मुझे अभी तसल्ली नहीं मिल रही जैसे उस गाने में भी है। मुझे अभी भी उसको और लेवल बेहतर करना है एंड द टीम मेट्स मिस्टर अश्विन कुलकर्णी वाज ऑन द चेयर ऑफ द रिकॉर्डिस्ट एंड कौशिक दा उन्होंने फिर से मुझे वो मैंने हम तीसरा सेशन किया, फिर मैंने एक और बार रिक्वेस्ट किया तो मुझे फिर चौथा सेशन भी रिकॉर्ड करने के लिए मिला उस गाने का। एंड आई गेस एवरी सेशन वाज लाइक अराउंड 6 or 7 hours। तो उस गाने के पीछे केवल जुनून है और म्यूजिक के प्रति मोहब्बत है बहुत ज्यादा। एंड एज अ टीम वर्क जिन लोगों के साथ मैं काम जिनके नाम मैंने बताए रिकॉर्डिस्ट दा लोग, दे ऑल आर ब्रिलियंट ब्रिलियंट म्यूजिशियंस एज वेल। तो बुल्लिया पूरी तरीके से एक जुनून था। तो बुल्ले शाह साहब का नाम उसमें था, तो ऑफ कोर्स वो कहीं पे भी ब्रेकअप नहीं हुई की इबादत आप कह सकते हो, प्रार्थना कह सकते हो, क्योंकि इतने बड़े पोएट के नाम को संभालने के लिए जिम्मेदारी का भी एहसास उतना ही था उस गाने के। जी बिल्कुल। अक्सर ये चीज़ देखी जाती है कि लोग ये सोचते हैं कि शायद गाना तो एक रात में बन गया होगा, लिखना शायद बहुत ज़्यादा मुश्किल है। पर मैं ये सोचती हूँ कि जब कोई गाता है तो वो और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि वो इमोशंस को फील करना, उस पूरे फ्लो के अंदर जाना। तो कभी ऐसा फील हुआ कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ये गाना आज आज में कंप्लीट करके देना है और शायद उस वजह से लग रहा है कि थोड़ा सा मैं और बेहतर कर सकता था पर कर नहीं पा रहा हूँ? जी एक्चुअली वो सारे गाने रिजेक्ट हो गए।
जिनमें मैं बेहतर करना चाहता था और कर नहीं पाया। बट द पॉइंट वाज कि ऐसे गाने होते हैं, ऑफ कोर्स हमें टाइमलाइन मिलता है, पर जब बड़े प्रोजेक्ट्स की बात होती है और उसमें भी टाइमलाइंस आते हैं, ऐसे नहीं है। पर हम लोगों का आई गेस ये शायद से मैंने अपने मेंटर्स से ही सीखा है, चाहे देवेंद्र प्रसाद जी हो, देवेंद्र प्रसाद पाठक जी हो, जो कि मेरे भातखंडे यूनिवर्सिटी में थे और टीचर थे, या फिर विनोद प्रसाद जी हो, आई वुड लाइक टू मेंशन ऑफ कोर्स विश्वजीत ब्रह्मचारी जी, स्वर्गीय विश्वजीत ब्रह्मचारी जी, जो कि जिंगल किंग कहे जाते थे, जिन्होंने एशियन मैं नारो लाग जब घर की रौनक बढ़ानी हो, उन्होंने वो बनाया था और गाया था। मैंने उनको भी असिस्ट किया था सालों, और उनको 13 लैंग्वेज के लिए असिस्ट किया था। तो मुझे जहां तक पॉइंट याद है, एंड बाकी यहाँ पे भी ऑफ कोर्स गया, तो टाइमलाइन मिलता था पूरी टीम की। एक्चुअली इस बात से मैं थोड़ी सी इस बात की आपकी समीक्षा करूंगा इस बारे में कि आपने बहुत सही प्रश्न किया, पर इसमें सिंगर नहीं, सबकी मेहनत इक्वल हो जाती है। बिकॉज द रीजन इज अरेंजर और हमारे प्रोग्रामर्स, हमारे टेक्निकल, हमारे मिक्सिंग डिपार्टमेंट, हमारे लिरिसिस्ट, सब लोग ना वर्ड बाय वर्ड काम करते हैं। व्हेन इट कम्स टू सच अ बिग सब बिग बिग डिलीवरेंस, जब प्रेशर ज्यादा होता है तो उसमें ऑफ कोर्स वो और निखर के मेहनत करते हैं। तो उतना ही सिंगर को भी मौका दिया जाता है, अपार्ट फ्रॉम कंपोजर, क्योंकि कंपोजर्स भी कई बार ऑल्टर करते हैं। मैंने जितना स्टडी किया, जितने बड़े कंपोजर्स के साथ, मुझे बड़े क्या सारे कंपोजर्स अपने काम को लेके ऑफ कोर्स बहुत पर्टिकुलर होते हैं, तो लाइंस भी चेंज होती हैं, और उसके लिए कई बार स्टूडियो सेशन, स्टूडियो आवर्स बढ़ जाते हैं हमारे। और एवरी टाइम वी जस्ट नीड टू बी कंसर्न्ड अबाउट वन थिंग, कि इट्स नॉट अबाउट सिंगर, इट्स नॉट अबाउट कंपोजर, नॉट लिरिसिस्ट, इट्स अबाउट द होल प्रोजेक्ट। कभी कभी एक गाने की वजह से पूरी पूरी मूवी चल जाती है, लोग देखने जाते हैं उसे। एग्जैक्टली। और और अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर लेते हैं कि नहीं यार, हम गाना देखने जा रहे हैं, मूवी नहीं, या फिर अगर मूवी अच्छी है तो और भी अच्छी बात है। तो इट्स लाइक समथिंग वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स जस्ट अबाउट द प्रोजेक्ट। तो मुझे ऐसा लगता है पूरी टीम बहुत मेहनत करती है, और उनको सारे क्रेडिट्स इसीलिए होते हैं, टेक्निकल अवार्ड्स हमारे यहाँ। और इसीलिए परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड ऑफ कोर्स आई गेस सिंगर के ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कंधों पे अच्छी खासी, कि वो इन सारी चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। देन इट बिकम्स कम्प्लीटली अ डिफरेंट गेम। जब आपने ये सारी चीज़ें कही तो मेरे मतलब बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन आ रहा है। रिसेंटली ये देख रहे हैं कि जितने भी बड़े बड़े सिंगर्स हैं, या मैं कहूँ जिनके गाने चल जाते हैं, तो वो सब लोग अभी मतलब छोड़ रहे हैं उस चीज़ को, रिटायरमेंट ले रहे हैं। फिर चाहे अरिजीत सिंह हो या फिर नेहा कक्कर हो, सब लोग ऐसा एक ब्रेक ले रहे हैं। तो वो शायद इसीलिए है कि जब आप किसी बॉलीवुड के साथ काम करते हैं या किसी बॉलीवुड मूवी के लिए, तो शायद वो थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा होता है। अगर मैं खुद का गाना निकालूंगी तो शायद मेरे पे वो प्रेशर नहीं रहेगा कि अगर वो हिट भी नहीं होता है तो। पर मतलब ये थियरी है, सही में है या फिर मैं गलत हूँ इस चीज़ में, मुझे ये जानना था। जी, मेरी पहले तो पर्सनल विचार पे अरिजीत सर के ये पॉइंट था। अगर उन्होंने ऐसा बोला भी है कि वांट टू जस्ट टेक अ रिटायरमेंट, मैंने अभी तक न्यूज़ के माध्यम से सुना है, पर मुझे नहीं पता उनका पर्सनल इसके बारे में ओपिनियन क्या रहा है, या फिर क्या रीजंस रहे हैं। और इज दैट रियली मैटर्स अबाउट टू बीइंग रिटायर्ड, क्योंकि म्यूजिशियन कभी रिटायर नहीं होते, और अजीत साहब तो हमेशा एवरग्रीन रहेंगे। और रही बात प्रेशर की, एक आर्टिस्ट जिसका हर गाना हिट जाता हो, सुपर हिट गाना जाता हो, आप भी अपने प्लेलिस्ट में वेट करते हो, तो उनका रिटायरमेंट लेना आई गेस म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए थोड़ा नुकसान होगा, नॉट फॉर हिम एनीमोर। एंड बाकी नेहा जी ऑफ कोर्स, यस, मैं बहुत ही उनको बहुत पसंद करता हूँ, बहुत ही अच्छी वोकलिस्ट हैं, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व रखती हैं। एंड एट द सेम टाइम ये शायद से मैं जब मिलूंगा उन लोगों से कभी, हमारी मुलाकात हो पाती है इन फ्यूचर मुंबई में, बिकॉज एवरीबडी इज बीन सो बिजी दीज डेज, तो मैं शायद से उनसे इस विषय में एक बारी आपको सीखना चाहूंगा, बिकॉज सीनियर से हमेशा सीखना चाहिए, क्योंकि दे हैव द एक्सपीरियंस व्हाट वी कांट बाय, वी हैव टू अर्न इट। तो शायद मुझे तब समझ में आएगा कि ये रिटायरमेंट म्यूजिक में क्यों होता है। जी। वो पहला फैन याद है जिसने ये बोला हो कि अमित सर प्लीज़ एक ऑटोग्राफ दे दीजिए, जब गाना हिट हो गया, जब अमित सर एकदम पूरे इंडिया के अंदर छा गए थे, तो वो पहला इंसान अगर आज भी याद हो, कोई ऐसी छोटी सी मेमोरी है आपकी? जी, मुझे छोटी सी मेमोरी बस इतनी याद है, मेरे एक मित्र थे, वो ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो मैंने बोला, मुझसे कहते थे, मैंने बोला दिखाओ दिखाओ ब्रो, कम ऑन। तो मैं बैंड फ्रेटर्निटी में था, तो सब लोग बैठते थे शाम को शो के बाद, वो सॉरी प्रैक्टिस रिहर्सल्स के बाद। तो मैंने बोला अरे वाह इट्स नाइस ब्रो, मतलब। तो कहता तेरा दिखा, कैसे करता है तू ऑटोग्राफ। मैंने बोला मैं सीख लूंगा जब जरूरत पड़ेगी। तो मुझे बस इतना ही याद है, उसके बाद मैंने कब पहला ऑटोग्राफ दिया मुझे याद नहीं है। बस मुझे याद है कि मैंने बोला था मैं सीख लूंगा, और मैं अभी तक नहीं सीख पाया। आपने अच्छा याद दिला दिया, थैंक यू सो मच पायल जी, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। एटलीस्ट बापो, मतलब તમારે what would you call it in Gujarati bro, what would you say? Who ready the, so हाँ, so my manager saying who ready करी देइस योर ऑटोग्राफ, तो मतलब वो रेडी करवा देंगे मेरा ऑटोग्राफ, मुझे कैसे देना है। जी, बिल्कुल। अभी आप जयपुर में हैं, तो हाउस इट फीलिंग? पिंक सिटी कैसी लग रही है? अगर थोड़ा बहुत भी घूमे हो, अगर आप पिंक सिटी को देखा है थोड़ा बहुत भी, तो क्या फील हो रहा है सब कुछ? Just looking pink only, so means of course
इट्स अ पिंक सिटी दो वी आई जस्ट आई गेस मैं हवा महल देखता हुआ सामने से आ रहा था और मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने ऐसे पिक्चर लिया कार से। एंड आई गेस मुझे यहाँ का खाना बहुत पसंद है, जयपुर का। और ऑफ कोर्स देखा जाए तो मेरा ये पुश्तैनी तौर पे मेरे इन लॉज का होम टाउन पड़ता है। तो ऐसा कल से दामाद सा बुलाया जा रहा हूँ तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा था। बट बाकी इट इज वंडरफुल टू हैव फूड हियर। एंड ऑफ कोर्स बहुत अच्छा वेदर है, बहुत प्लेजेंट है। और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है अभी यहाँ पे। जी, आपका नया गाना भी अभी कल ही जो हमने सुनने को मिला है, तो उसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जी, नीलू मेहता जी ने बहुत अच्छा कंपोज किया, उन्होंने लिखा भी है इस गाने को, उठ के चांदी। एंड इट्स इंडी पंजाबी बिलिंगुअल। एंड थोड़े से पिंड पंजाबी वर्ड्स हैं जो मुझे सीखने पड़े, थोड़ा डिटेल में उन्हें ब्रीफली समझना पड़ा। एंड साँ भी नहीं आਉਂਦਾ जैसे एक वर्ड था उसमें, सो आई हैड टू जस्ट ब्रीथ। साँ भी नहीं आਉਂਦਾ, सांस भी नहीं आती। एंड दैट उस एसेंस को समझना मैं मैम से बहुत अच्छा लगा, नीरू मैम से। एंड वी टुक अराउंड लाइक 6 hours to record the song and 2 sessions. And I guess it was wonderful to sing that genre because बहुत मिनिमलिस्टिक फॉर्मेट में प्रोग्राम किया हुआ गाना है। एंड एसेंस में वोकल जिस तरीके से मैं थ्रो रखता हूँ, प्रोजेक्शन रखता हूँ, थोड़ा मुझे अपना प्रेजेंस ऑफ वोकल्स को थोड़ा सा मतलब प्रोजेक्शन को संभालना पड़ा स्टूडियो में। दैट वाज अ ट्रिकियर वन फॉर मी। बट आई गेस इट वाज मोर ऑफ अ फेस, आप कह सकते हो जॉब रैकेट वॉइस था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा थोड़ा सा कंटेम्प्रेरी में, इंडी म्यूजिक में। और बहुत ही सबसे बेस्ट बात इस गाने की थी वाल रिकॉर्डिंग में, इट साउंड्स क्लास, वो बहुत क्लासी सुनाता है। और वो जो तो मिनिमलिस्टिक इन्होंने काम किया है, और वीडियो भी बहुत ही शानदार है। तो ऑफ कोर्स ऑडियो वाइज इट वाज वंडरफुल फॉर मी, एंड एज पर द वीडियो आल्सो इट्स लुकिंग वेरी नाइस। इफ यू वॉन्ट माइंड कुछ दो लाइनें अगर आप सुना दो तो। जद भी तू कोलो मेरे उठ के जांदी, मेरी ते जान विचों जाई जिवें कड के जांदी, फिर मैनू सा भी नहीं आंदा, धड़कन भी रुक रुक जांदी। दैट्स लवली, ग्रेट टू हियर इट। जब That's the kind of अभी thing, mom. मतलब Thank you. रिसेंटली वैलेंटाइंस भी गया था, तो जब अगर कुछ भी ऐसा होता है, जब वाइफ को कुछ भी कहना होता है, तो आप तो बकायदा गाकर ही सुनाते होंगे कि चलो ठीक है। जी, एक्चुअली वो खुद में बहुत अच्छा गाती हैं, और उन्होंने बहुत अच्छा सुगम संगीत सीखा हुआ है, और शास्त्रीय भी सीखती हैं वो तो बस सुरेश वाडेकर जी से। तो अब घर में माहौल रहता है म्यूजिक का, बट यूजुअली आई एम बिट इंट्रोवर्ट इन दैट वे। हाँ, जब ऐसा वैलेंटाइंस था तो मैं उनके लिए सिंपली गिफ्ट लेके गया। एंड जैसे हमेशा करता हूँ, उनको गिफ्ट दिया घर की हमारी एक सम्मानित सदस्य की तरह। और माते को भी गिफ्ट दिया, एंड दैट वाज माय वैलेंटाइन। दैट वाज लवली इनफ बिकॉज पीपल डोंट ग्रीट देयर मॉम्स इतना ज़्यादा वैलेंटाइंस पे, तो फिर वो गर्लफ्रेंड वाला ही चीज़ होता है, एक्चुअली बट दैट इज़ वेरी नाइस माते ऑफ उसे यू। तुल माते बोलती हैं वो तुलसी पूजन डे है। वाइफ बोलती है कि वो वैलेंटाइंस डे है, तो आई हैड टू प्लीज बोथ ऑफ देम। दैट्स लवली। सी, अभी कॉलेज के फ्रेंड्स भी मिलते होंगे कभी ना कभी, तो कहते होंगे कि अब तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो अब तो उनकी थोड़ी सी कुछ मेमोरीज आपको याद हो तो। जी, स्कूल और कॉलेज के फ्रेंड्स जब भी मिलते हैं तो जस्ट नॉट जस्ट अ कॉलेज, जस्ट अ डायरेक्ट वीडियो कॉल टू मी। और तो अभी भी हमारा बॉन्ड उतना ही अच्छा रहता है। हाँ, क्रिकेट के लिए हम लोग मिलते हैं जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ या फिर आजमगढ़ जाता हूँ। दे जस्ट फील एक्चुअली वो एज के साथ साथ सब अपने अपने प्रोफेशन में अच्छा करते हैं, तो इट बिकम्स वेरी द बॉडी लैंग्वेज चेंजेस, द वे ऑफ स्पीकिंग चेंजेस इटसेल्फ, एंड वो बात करने का कम्युनिकेशन बहुत एलिगेंट हो ही जाता है धीरे धीरे। तो अभी कोई ये बड़ा आदमी छोटा आदमी नहीं, बस क्या भाई कैसे चल रहे हैं, कहाँ पे ट्रैवल किया, अरे मैं तो इधर गया, अरे कब क्रिकेट होगा, चल बैडमिंटन नॉक करते हैं एक दिन, या क्रिकेट खेलते। तो हम लोग यूजुअली आई गेस उसी टच में रहते हैं अभी भी। बट आई डू फील दैट रिस्पेक्ट, बट समटाइम्स आई ट्राई टू कीप इट वेरी लो फॉर मी, बिकॉज वो मित्रवर हैं सारे, और उनके साथ जब मैं मिलता हूँ तो शायद मैं अपने अतीत को फिर से देख पा रहा होता हूँ। तो अपने पास्ट में जाता हूँ थोड़ी देर, क्योंकि वो एसेंस अलग होता था बात करने का। और yeah, so you can say it's always fun to meet them in that way. द बेस्ट मेमोरी अब तक की आपको याद रही हो आपकी कि हाँ, ये जब मैंने गाना गाया था ये सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी है, मैं मेरे बच्चों को भी ये सुनाने वाला हूँ, उनके बच्चों को भी ये मैं कहानी सबको सुनाऊंगा, ऐसा कुछ अगर याद हो तो। जी, एक्चुअली एक रिकॉर्डिंग सेशन जिसमें मैं सबसे पहले रिजेक्ट हुआ था, मैं वो जरूर बताना चाहूंगा, बिकॉज आई वाज सो श्योर शॉट अबाउट दैट थिंग। इट वाज अ बिग प्रोजेक्ट फॉर मी, और जब मैं उसमें रिजेक्ट हुआ, जब मुझे पता चला कि वो मेरी वॉइस नहीं है, तो आई वाज वेरी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आप कह सकते हो कि एक एक्सपीरियंस की कमी थी, दैट आई वाज मैं सुनूंगा किसने किसने कैसा गाया है।
जब मैं उस गाने को सुना, फाइनल ड्राफ्ट जो था, जो रिलीज हुआ मूवी में, वो बहुत शानदार गाया था मुझसे उन्होंने। एंड उस गाने का नाम नहीं लूंगा क्योंकि वो मेरे मित्र और भी हैं और मैं उनको उतना ही चाहता हूँ। एंड ही इज अ सिंगर, ही इज अ कलीग एज वेल, मेरा भाई, बड़े भैया की तरह मानता हूँ, एक्सपीरियंस में भी ऑफ कोर्स। बट मुझे ये समझ में आया था कि एक्सपीरियंस उस दिन खरीदा नहीं जाता, वो कमाया जाता है। उन्होंने एक्सपीरियंस के थ्रू जो गाया था, मुझे, मेरे मुंह से केवल वाह वाह निकल रहा था उनके लिए कि आई कांट ब्रेक इट ब्रो, मैंने इतना अच्छा एक्चुअली नहीं गाया था। तो वो स्टोरी जरूर मैं ब्रीफली कभी इन फ्यूचर हो पाया तो जरूर उनको सुनाऊंगा। जनरली देखते हैं कि लोग अपने रिजेक्शंस को नहीं बताते हैं, हाइड करने की कोशिश करते हैं, उनसे डरते हैं, एक दो बार अगर हो भी जाता है तो फिर उस चीज़ को ट्राई करना बंद कर देते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसे देखने को मिलती है कि पीपल आर दे हैव अ फियर फ्रॉम रिजेक्शंस। बट ऐसा क्यों है कि अमित मिश्रा अपने रिजेक्शंस को इतना ओपनली बात कर पा रहे हैं? क्या वो अपब्रिंगिंग से आया है या वो चीज़ कैसे? बिकॉज वो आज के यूथ में बहुत कम देखने को मिलता है। पायल जी, एक्चुअली वो रिसेप्टिवनेस शायद मेरे मेंटर्स की वजह से मेरे पास है, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी भी इजी वे में कभी भी जीतना नहीं सिखाया। वो हमेशा गाना चाहे एक इस प्रोजेक्ट का उसका, वो हमेशा मेहनत कराते थे। और रिजेक्शंस इसलिए ओपनली बात करनी होती है क्योंकि शायद से मैं स्पोर्ट्स में बहुत रहा हूँ। और बचपन से स्कूल में वॉलीबॉल में हम लोग इंटर कॉलेज खेलते थे। उसके पहले मैं, मेरे मामा एक बैडमिंटन प्लेयर थे, स्टेट प्लेयर्स पे थे, यूपी से खेलते थे, वीरेंद्र जी। तो क्या होता है ना, जो स्पोर्ट्समैनशिप होती है वो एवरी टाइम इट कांट बी देयर, कैचेस विल बी ड्रॉप्ड, नॉक्स में कभी कभी स्मैशेस हम नहीं उठा पाएंगे, या फिर हम स्मैशेस में बेवकूफी कर जाएंगे, हमारा स्मैश लगेगा नहीं और हम स्टाइल से स्मैश मार रहे होते हैं। ये सब चीजें इतनी छोटी लगने लगती हैं उसके बाद रिजेक्शन की। एक टाइम पे समझ में आता है कि अ, जो गाना हम अच्छा डिलीवर करेंगे वो प्रोजेक्ट के लिए अच्छा जाएगा। तो मुझे इसमें, आई गेस, मुझे मैदान में मैच खेलने, क्रिकेट खेलने में भी उतने कैचेस या बोल्ड होने में भी उतना बुरा नहीं लगता। कभी कभी लगता है ठीक है, कल तो मारे थे 50-60 रन, आज थोड़े से कम मार दिया, फिर जीरो पे आउट हो गए। तो दैट हार्डली माइंड, थोड़ा स्पोर्टिंगली लेना चाहिए, बिकॉज म्यूजिक थोड़ा जैसा हम म्यूजिक को रिप्रेजेंट करते हैं उस फाइट में, थोड़ा स्पोर्टिंगली लेना चाहिए। हमसे भी अच्छे बैठे और उनसे भी अच्छे बैठे हुए हैं। जैसे वडाली साहब का एक शेर है कि जो परे बैठे हैं, हम उन पे मरे बैठे हैं, पर जो उनके, उनको क्या पता कि उनके भी कोई परे बैठे हैं। तो जो अपने बड़े वडाली साहब बोलता है, तो वो बड़ा बड़ा शानदार लगता है शेर मुझे जी। अगर अमित मिश्रा आज सिंगर नहीं होते तो फिर क्या होते? क्या वो 9 to 5 वाली कॉर्पोरेट जॉब कर रहे होते? जी, अगर मैं शायद से मैं जो अभी कर रहा हूँ, मैं एज अ फार्मर भी मैं काम करता हूँ, एज अ सेकंड ओनर ऑफ माय फादर्स बिजनेस आल्सो आई वर्क, एंड एज अ म्यूजिशियन, एज अ सिंगर आल्सो आई वर्क। तो मैं शायद उनमें से कोई एक काम कट गया होता अगर मैं सिंगर नहीं होता तो। बट तीनों बैलेंस करके प्रयास करता हूँ कि मैं उनको मेहनत करके करता रहूँ। सी ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो मेरा ये रहेगा क्वेश्चन आपसे कि नेक्स्ट 5 years में कहाँ देख रहे हैं खुद को कि मैं ये कुछ करने वाला हूँ या ये नए प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं? तो ग्रोथ मैं देख रहा हूँ एक्चुअली। सिंगल्स लोग काफी चाहते हैं कि मैं वीडियो में रहूँ। एंड वीडियोस में भी मैंने एक बार आई गेस एक वेकेशन करके सिंगल किया था, जो कि हमने ट्रिनिडाड एंड टोबैगो में, मैंने और मेरे बैंडमेट्स हैं मिस्टर निशित हेगड़े, मिस्टर अश्विन श्रीयान एंड मिस्टर राहुल हरिहरन। तो हमने वो एक वीडियो सिंगल किया था, रॉक एंड रोल ट्रैक था, वेकेशन। एंड उसके बाद मैं किसी भी वीडियो सिंगल में दिखा नहीं, आई गेस। हाँ, भोला का टाइटल ट्रैक जब आया था, जो अजय देवगन साहब की मूवी थी, उसमें फिर से मैं, निशित और अश्विन और मयंक शर्मा, हम चार लोग थे वीडियो में। और तो मैं शायद से फीचर्ड, अपने एक प्रोजेक्ट में फीचर्ड होना चाहूंगा। और उसके बाद में जो स्टूडियो सेशंस कर रहा हूँ वो वैसे ही करता रहूंगा। इनफैक्ट आपसे बात करते हुए मुझे हाफ एन आवर पहले, आपसे जब हमारा शेड्यूल किया गया ये मीटिंग, तो अपॉइंटमेंट आपका मिला, तो हमें तब तक एक गाना और है, गाने का नाम है, बिकॉज ये गाना मैंने बहुत किया था, जिनके लिए मैंने सिकंदर का टाइटल ट्रैक डब किया था, मिस्टर सिद्धांत मिश्रा सर। तो अगेन आई गॉट द चांस टू रिकॉर्ड फॉर हिम वन मोर सॉन्ग, एंड आई गेस आज उसके रिलीज की अपडेट आई है। पर उसका जो टाइटल था, उस पे लेके काफी कॉन्फ्लिक्ट था कि उसका टाइटल क्या रखा जाएगा। तो इट्स अ रॉक ट्रैक, अगेन इट्स ऑल्टरनेटिव रॉक, एंड आप अगेन कह सकते हैं जुनूनी गाना था। एंड नाउ दैट्स अ ब्रेकअप सॉन्ग दो, बट मैंने उसे जुनून की तरह समझा था थोड़ा। सो इट्स completely different. Two songs have got released in this 1 week, which is one is a single song. Single means as in आपका इंडी, आपका इंडिपेंडेंट म्यूजिक का सॉन्ग, एंड which is उठ के चांदी, जो कि पंजाबी bilingual है। The other one is like completely हिंदी, एंड हिंदी एंड उर्दू फारसी मिक्स रॉक ट्रैक। तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है क्योंकि एक ट्रैक में मैं बिल्कुल कंप्रेस्ड वॉइस में गा रहा हूँ, और एक में मुझे फुल थ्रोटल ग्रंज वोकल्स यूज करने के लिए मिले हैं। तो आई गेस ये वर्सेटैलिटी में जो मैं सीखना चाह रहा था, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि वो प्रोजेक्ट्स मुझे सुनने को मिल रहे हैं। एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ में। 5-6 क्वेश्चन जल्दी जल्दी आंसर करना है।
योर फेवरेट फूड? माते का पनीर, मटर पनीर, माते का केवल, हाँ मतलब। योर फेवरेट एक्टर? वरुण सर। योर फेवरेट सिंगर? माय फेवरेट सिंगर, वैसे मैं गुलाम अली साहब बोलूंगा, और पर जगजीत सिंह साहब। ओके, योर फेवरेट एक्ट्रेस? दिस इज फेवरेट समथिंग एक्ट्रेस क्वाइट आई अगर गेस आपकी तनुश्री वाइफ दत्ता। देख रही हो तो। दैट्स कंप्लीटली ओके, तनुश्री दत्ता। ओके, योर फेवरेट कलर? ब्लैक, विच इज नॉट अ कलर दो, बट या पर्पल आप कह सकते हैं। बता देते हैं ना, ताकि आपके फैंस अगर कभी आपको कुछ गिफ्ट करेंगे तो ब्लैक कलर ध्यान में रखेंगे। जी वो सो स्वीट ऑफ यू सेइंग सो, बट जी नहीं, वो मेरी माता ने वार्डरोब में बिल्कुल भी उसके लिए बैन कर दिया मुझे। तो मेरे एक भी ब्लैक टी शर्ट नहीं खरीद सकता अभी मैं, और ना ही ब्लैक जैकेट्स, बिकॉज मेरा पूरा वार्डरोब ही ब्लैक कलर से भरा हुआ है। जी। दैट्स लवली टू हियर। योर फेवरेट प्लेस? आई गेस जुरिक, स्विट्जरलैंड। अभी तक की ऐसा कोई कंट्रोवर्सी जिसमें अमित जी का नाम आया हो, और शायद सोच रही हूँ कि क्यों आ गया। जी हाँ, अभी मैं कॉलेज में था जहाँ पे आई गेस उनके इवेंट पार्टनर्स ने कुछ गुफ अप किया था, और मेरा कोई कंफर्मेशन टीम से नहीं गया था, एंड वहाँ पे अनाउंस कर दिया गया था दैट मैं एम परफॉर्मिंग, जबकि हमारे पास कोई अपडेट नहीं थी इस बारे में। और मुझे लोग ट्रोल कर रहे थे कि व्हाई यू नॉट कम और व्हाटएवर, जो भी रीजन थे। और इसके अलावा अमित मिश्रा जी और विराट कोहली साहब का कुछ एक आर्टिकल हुआ था जिसमें सबने मेरे पेज को ढूंढ लिया था, और मुझे सुबह से बहुत ट्रोल किया था, बहुत प्यारे प्यारे शब्द लिखे थे, जिसपे मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, बिकॉज एंड उसके अलावा आई गेस एक ओडिया गाना मैंने गाया था लाइव परफॉर्मेंस में, जिसमें मैंने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत गा दिया था, तो उसमें थोड़ा ट्रोल हुआ था कि गाना था तो सही से गाते, तो आई वाज लाइक ब्रो मींस व्हाट टू से दैट वे। तो ये सब छोटे छोटे मजे मस्तियां होती रहती है टीम की, और हम लोग इसमें मजे लेते रहते हैं, बट या। जी। पर वो स्पेनिश में कुछ ऐसा सीरियस कुछ भी नहीं था, पीपल लव मी अदर वेज अगर, बट उनका बस या छोटे डेफिनेटली। छोटे एसेंस आते रहते हैं, दे लव मी दैट्स व्हाई दे ट्रोल मी आई गेस, दैट माइट बी द रीजन। ये बहुत डेफिनेटली इंटरेस्टिंग जिसके क्वेश्चंस फैंस आपसे आ रहे ज्यादा हैं होते हैं पायल जी। उसके ही ट्रोलर्स भी ज्यादा होते हैं। माइट बी सो पॉजिटिव अबाउट इट। चीयर्स। एग्जैक्टली। लास्ट में एंड करेंगे, अगर आप कुछ दो लाइनें जो आपकी फेवरेट अगर वो सुना दो तो। जी, मैं पंजाब केसरी के लिए ऑफ कोर्स मैं बुलिया गाना चाहूंगा, क्योंकि या इट्स वन ऑफ दोस ट्रैक्स आई गॉट सो मच लव फ्रॉम पंजाब, एंड आई कीप ऑन loving it in that way. So, मेरी रूह का परिंदा फड़फड़ाए, लेकिन सुकून का जजीरा मिल ना पाए। बेकी करा, बेकी करा, राझड़ दे यार बुलिया, सुन ले पुकार बुलिया, तू ही तो यार बुलिया, मुर्शिद मेरा, मुर्शिद मेरा। जी। थैंक यू सो मच अमित जी, इट वॉज लवली टॉकिंग थैंक टू यू सो यू। मच। आपका सो एक्सपीरियंस काइंड सब ऑफ यू कुछ मैम। बहुत सारे यूथ को, एंड स्पेशली जो लोग आगे सिंगिंग परस्यू करना चाहते हैं एज देयर करियर, उनके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल, एंड स्पेशली टू ब्रिंग इट आउट सारी चीज़ें। ये नहीं है कि आपके अंदर वो एक एक तरीके से मैं कह सकती हूँ क्वालिटी है कि जो चीज़ें हैं वो सामने आप टेबल पे रख देते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं। सो इट वॉज डेफिनेटली वेरी वेरी ग्रेट कि आपने काइंड पंजाब ऑफ, केसरी राजस्थान को थैंक अपना यू फॉर द इतना काइंड कीमती कॉम्प्लीमेंट समय पायल दिया जी। और हमसे बात करी। जी। Thank you for the kind compliment as well, and thank you so much Payal ji for your valuable time as well. And पूरी टीम को मेरी तरफ से नमस्कार कहिएगा, रब रखा जी, मिलते हैं जल्दी। जी, थैंक यू। नमस्कार, सत श्री अकाल।